guys and welcome back to my channel सिर्फ IS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके सामने लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 9 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जब बात आती है यहाँ पे कि इंडिया के जो आपका ये साइबर स्पेस है, इसको क्या खतरा है, अगर हम स्पेसिफिकली इसको समझें तो ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो रिवोल्यूशंस थे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये सब बता रखा है स्नोडन रिवोल्यूशन वगैरह के बारे में, आप उस पार्ट को देखते हुए आइएगा। तो जो रिवोल्यूशंस हुए फ्रॉम द कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, इसने ये हम लोगों को दिखाया कि जो डेमोक्रेसीज हैं पूरे ही विश्व के अंदर, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, यूनाइटेड किंगडम हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गई, इवन इंडिया तक, ये सब वल्नरेबल है, इनको रिस्क है साइबर मैनिपुलेशन का, कि भैया इनको कोई भी इनके ऊपर जो है, यहाँ के लोगों के ऊपर किसी भी तरह का साइबर स्पेस के माध्यम से खतरा बन सकता है। अब साइबर स्पेस क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, खतरा क्या है, इन सब की डिटेल में आपको पूरी जानकारी इसके पार्ट 1 में मिल जाएगी, तो आप पूरा चैप्टर देखते हुए आइएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया, ये जो स्नोडेन का रिवोल्यूशन था, ठीक है, स्नोडेन ने इतने हजारों पेजों का डॉक्यूमेंट सामने रख लिया था, मीडिया हाउसेस के पूरे विश्व के सामने चीजें आ गई थी। इसने ये रिवील करा कि इंडिया का साइबर स्पेस तो सबसे ज्यादा अनप्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन की बहुत कमी है, और अभी तक सिर्फ हमारे पास बहुत ही बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं। इन्होंने हम लोगों ने जो है, जब ये स्नोडन रिवोल्यूशन हुए ना, इसी के बाद ही हमने थोड़ा सा ध्यान दिया और अपने कुछ सिक्योरिटी चीज़ों को बढ़ाया, और हमारे सारे वाइटल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टॉलेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरत है कि ये सब साइबर अटैक से बच के रहें। अच्छा, तो फ्यूचर वॉर होंगी, वो टारगेट करेंगे कुछ क्रूशियल एरियाज को, कहा जा रहा है, जैसे कि आइए आपको बता दूं कौन कौन से। एक तो अपना डिफेंस, क्योंकि इसी से ही दूसरे कंट्री को फायदा होगा। दूसरा, कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो कि रिलेटेड होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। तीसरा, कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें आपका सैटेलाइट भी आता है। इसके अलावा देखा जाए तो एटीसी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें तो रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल। इसके साथ अगर हम देखें तो भाई फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बैकबोन है इकोनॉमी का। और एक चीज और अगर मैं देखूं तो कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च के, तो आप ये अगर थोड़े भी जानकार हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, हर चीज को ना किताबी भाषा में लिखने की कोशिश मत करिएगा। व्हेन यू विल राइट द आंसर्स, ऑलवेज कंसिडर कि आप इस तरह से चीजों को अपने आप से भी बना लें। जैसे आपको पता है कि किसी भी देश की साइबर सिक्योरिटी को अगर हाना जाता है तो उससे क्या फायदा हो सकता है, डिफेंस को अगर टच करोगे तभी फायदा होगा, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल को करोगे तो भी फायदा होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज बैकबोन होती है, साइंस टेक्नोलॉजी, तो कुछ पॉइंट्स आप अपने आप ही कर लोगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए, इतना आप समझे इंडिया के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब बात आती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इन दोनों की जानकारी मैं आपको बहुत डिटेल से देती हूँ। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है सन 2000 का, ये डेफिनेशन बताता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? ये वो सारे कंप्यूटर रिसोर्स होते हैं, ठीक है, या द इनकैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन, अगर ऐसे ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स जिनके काम करने में अगर कोई रुकावट होती है या डिस्ट्रॉय अगर ये होते हैं, तो इससे उस देश की नेशनल सिक्योरिटी पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उस पे खतरा पड़ेगा, उस देश की इकोनॉमी पे खतरा हो सकता है, पब्लिक हेल्थ पे या सेफ्टी पे हो सकता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझा दूं कि critical information infrastructure, those computer resources, the incapacitation or destruction of which shall have debilitating impact on national security, economy, public health और safety। अब जो NCIIPC है, इसने कुछ ब्रॉडली आइडेंटिफाई करे हैं कुछ क्रिटिकल स्टोर्स को। आप कहेंगे ना ये तो हम समझ गए डेफिनेशन, तो ऐसे कौन कौन से स्टोर्स हैं जरा बताइए। जैसे पावर एंड एनर्जी, इस एरिया में अगर यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह को हैक करा जाता है नेटवर्क को, तो दिक्कत होगी देश के लिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस,
इसके साथ साथ यहाँ पे क्या, टेलीकॉम, ठीक है, टेलीकॉम। इसके साथ साथ क्या, ट्रांसपोर्ट, क्या चीज, ट्रांसपोर्ट। इसके साथ साथ क्या, आइए समझते हैं, गवर्नमेंट। फिर क्या, फिर आया स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब देखिए CII है यही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो सारे ICT इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अपॉन विच, जिनके ऊपर जो कोर, जो मेन फंक्शन होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो डिपेंड होता है। समझे? तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड और आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट चीज है। अब बात आती है खतरा, थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CII बोलते हैं। आइए समझते हैं, इसमें दो प्रकार के आपको खतरे मिलेंगे। एक खतरा तो है अपना ये इंटरनल, और दूसरा ऑब्वियस सी बात है, समझ गए होंगे सारे जानकारी लोग वाले, भाई एक्सटर्नल। तो एक हो गया इंटरनल थ्रेट, एक हो गया एक्सटर्नल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट में आप ऐसे कह लो, ये एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स जिनके पास एक्सेस है या अंदर की कुछ जानकारी है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की या इंटरप्राइज की, और इसी जानकारी के माध्यम से वो जो है एक्सप्लॉइट करते हैं रिस्की एरियाज को, उस प्रॉपर एंटिटी के सिक्योरिटी वाले एरिया को या सिस्टम को या सर्विस को या प्रोडक्ट को, या ऐसा कोई काम करते हैं जिससे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज को किसी तरह का हार्म पहुंचे या नुकसान पहुंचे। ठीक है, अब अंदर के जो लोग हैं जो धोखा कर देते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है नुकसान पहुंचता है, उसको घाटा होता है, फ्रॉड हो सकता है, चोरी हो सकती है, मतलब थेफ्ट हो सकता है किसी सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का। और ये क्या है, ये इस इंटेंशन से किया जाता है, या तो इंटेंशनल है ना, कि सोच समझ के कर रहे हैं ऐसा काम, और या तो फिर इग्नोरेंस है कि ध्यान ही नहीं दिया, हल्के में ले रहे थे। अच्छा, दूसरा आया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या है, देखिए ये खतरा तब उत्पन्न होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई आए, कोई बाहर का इंडिविजुअल हो, कोई हैकर हो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई टेररिस्ट हो, या कोई फॉरेन की सरकार हो, या कोई फॉरेन एजेंट्स हो, या मतलब फॉरेन का सरकार क्या हो, फॉरेन की गवर्नमेंट एजेंट हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो। इससे खतरा होता है, जैसे कि मानो इस CII को नुकसान पहुंचाना, या जासूसी करके खबर को इधर से उधर करना, साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म या ऐसा कुछ भी। अब साइबर टेररिज्म वगैरह हमने बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों डिटेल से ऑलरेडी कर लिए हैं। समझ गए इस बात को, एक्सटर्नल और इंटरनल बात को। अच्छा, इसी में एक चीज और समझ लीजिए कि ये किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी किया जा सकता है, चाहे अपनी मर्जी से हो, चाहे वो पुराना कोई एम्प्लॉय रहा उस ऑर्गेनाइजेशन का, या साथ वाला कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है जो इस पे नजर रखे हुई है, कोई राइवल है, कोई हैकर के द्वारा किया जा सकता है, कोई स्क्रिप्ट किडीज हैं, कोई क्रैकर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं। साइबर क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल भी हो सकते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं। इसके अलावा टेररिस्ट ग्रुप हो सकते हैं, जैसे साइबर जिहादी वगैरह, या नॉन स्टेट एक्टर्स, या कुछ हॉस्टाइल स्टेट्स, कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, एक टॉपिक रह गया, उसको भी कर लेते हैं कि इफेक्ट्स क्या होते हैं साइबर स्पेस के इस CII के ऊपर। ठीक है, CII के ऊपर, आई तो मैंने इतनी बार चिल्ला दिया। अच्छा, पहला समझिए, डैमेज या डिस्ट्रक्शन CII का। ठीक है, दूसरी बात कि रुकावट बनना, डिस्ट्रप्शन या डिग्रेडेशन सर्विसेज का, सर्विसेज की क्वालिटी में कमी या रुकावट। तीसरी बात कि सेंसिटिव या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का लीक होना। चौथी बात कि भारी मात्रा में, छोटे ही शॉर्ट पीरियड में, कम टाइम में भारी मात्रा में नुकसान पहुंचना। और पांचवी बात, कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑन सेवरल CII। ठीक है, कि मतलब इसका असर इस पे पड़ा, इससे आपने सपोज करिए इसको मारा, इसको मारा, एक एग्जांपल देती हूँ। अब ये इस पे डिपेंड, ये इस पे ये डिपेंड था तो ये भी मरा, इस पे ये डिपेंड था तो ये भी मरा। तो वही वाली बात है कि ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के, ऐसी किसी चीज को टच करना, उसको खराब करना, जिससे बाकी सारे भी इंटरकनेक्टेड हो, सबको नुकसान पहुंचे। अब आप कहेंगे इतनी सेंसिटिव बात आप बता रही हैं, तो क्या सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेके कुछ कदम उठाए? बिल्कुल भाई, सेंटर ने क्यों नहीं उठाए? सरकार ने यहाँ पे पता लगाया उन सारे लिस्ट का, उन सारे क्रिटिकल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है इन साइबर अटैक से। ठीक है,
इसमें जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, बैंक्स, स्टॉक मार्केट, पावर ग्रिड्स, रेलवेज, एयरलाइंस, वेदर या बहुत सारे दूसरे। इसके अलावा सरकार लेकर आई नेशनल पॉलिसी ऑन साइबर सिक्योरिटी को फ्रेम करा गया था सन 2013 में। इसके साथ साथ जो मैंने अभी पीछे बताया था NCIIPC, दैट इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये सेटअप होने वाला है, जो कि एक फुल प्रूफ एक फायरवॉल का काम करेगा इन सारे नेटवर्क्स के सामने, जो इससे बचाएगा। इसका क्रिएशन जो है ये बहुत सारे आइडियो में से एक आइडिया है, जिसे एक फ्रेमवर्क जो साइबर सिक्योरिटी का है उनमें से एक जो है कदम है जिसे उठाया जा रहा है, जिसे रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ने ऑन सिक्योरिटी ने जो है वो अप्रूव करा। इसके अलावा मल्टी एजेंसी नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो प्रॉपर इन खतरों का पता लगाएगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा स्टेक होल्डर्स के साथ में। इसके साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिप्टोलॉजी साइंस, द साइंस ऑफ इनक्रिप्टिंग डेटा, इसको भी स्टैब्लिश करा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन कोलकाता के अंदर। इंडियन नेटवर्क्स के ऊपर अटैक ये मेनली उन कंप्यूटर्स से आते हैं जो पुराने हैं, है ना, उन पे आते हैं जो कि 20th सेंचुरी पे बेस्ड हैं, जिसमें आपका इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, पोलैंड, नीदरलैंड्स। एक ऐसा अटेम्प्ट सामने आया था दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2010 में, जब हैकर्स ने कोशिश करी थी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की, ताकि जो है वो प्रॉपर जो टैम्पर कर सके विद द टाइमर्स या स्कोरिंग मशीन के साथ में। तो उसमें क्या होता है ना कि भाई जीतेंगे, है ना, अपने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश करी थी, मेनली उन कंप्यूटर से किया था जो कि बेस्ड होते हैं 20th सेंचुरी में। इसका कोई जल्दी ऐसे भी पता है क्या हुआ था, एक अभी कुछ साल पहले की बात है, जब विश्व के बहुत सारे एटीएम्स को हैक किया गया था, लेकिन इंडियन एटीएम्स नहीं हो पाए थे। मालूम है क्यों? क्योंकि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी थी यहाँ पे कि उनको हैक करना भी नई टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पुराने कंप्यूटर से ही करते हैं लोग, जड़ीले कंप्यूटर से। तो सरकार एक रोड मैप लेकर आई है साइबर सिक्योरिटी के रेफरेंस में, है ना, जिसका मेन जो है स्ट्रेस इसी पे है कि हमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोलैबोरेट करना है इस एरिया के अंदर। अच्छा, इसके फॉलोअप के तौर पे सरकार ने 3 साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को सेटअप किया, एक आपकी बैंगलोर में है, एक आपकी पुणे में है, एक कोलकाता में है, इन एसोसिएशन विद द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रुप, जिसका नाम है नासकॉम। ठीक है। अच्छा, 9 और तरह की लेबोरेटरीज को भी प्लान किया गया है कुछ इस राज्यों की सरकार के साथ में। इसके अलावा साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को भी ऑलरेडी ले आया गया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। उसमें जो है राज्य सरकारें जो होंगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी, उनका मेन इंटीग्रल पार्ट होगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसके अलावा सर्ट इन या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसे हम लोग कहते हैं, ये एक नोडल एजेंसी है जो डील करेगी ऐसी क्राइसिस के साथ में। ठीक है। इसके साथ साथ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी सेटअप कर गया है, सेटअप करा गया है, एक ने सेटअप किया है एक सेक्टोरल सर्ट को खुद के लिए। रेलवेज और पावर सेक्टर ये भी प्लान कर रहे हैं कि अपना खुद का एक सर्ट ये सेटअप कर सकें। इसके साथ साथ इन परस्यूट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया ने इसके साथ फिन सर्ट को यहाँ पे लॉन्च करा है फॉर इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। आइए अब थोड़ा सा मैं आपको साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के बारे में भी बता देती हूँ। इसे लॉन्च करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग प्यार से मीटी कहते हैं। इसके साथ एसोसिएशन है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का और इंडस्ट्री पार्टनर्स का, ताकि साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को और मजबूत बना सके भारत के अंदर। यह ऐसा पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इस तरह की, एंड इससे फायदा मिलेगा, एक्सपर्टीज मिलेगी आईटी इंडस्ट्री को साइबर सिक्योरिटी में। फाउंडिंग पार्टनर्स के अंदर इसमें लीडिंग आईटी कंपनीज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इंटेल हो गई, विप्रो हो गई। इसके नॉलेज पार्टनर्स हैं उसमें नाम आता है सर्ट इन का, एनआईसी का, नासकॉम का और कंसल्टेंसी फर्म्स का, जैसे डिलॉयट वगैरह, ईवाई वगैरह। इसको ऑपरेट करा जाएगा 3 प्रिंसिपल्स पे। एक तो हो गया अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन जो कि बहुत जरूरी है, और तीसरा हो गया इनेबलमेंट। ठीक है, अब देख लीजिए इनेबलमेंट का मतलब हम क्या कह रहे हैं, इनेबलमेंट। ठीक है, चीजें आगे बढ़ेंगी इससे। एम ये है कि जागरूकता फैलानी है साइबर क्राइम्स को लेके, और कैपेसिटी जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की उन्हें और बढ़ाना है। फ्रंट लाइन जो आईटी स्टाफ है उसकी कैपेसिटी को पूरे सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में और बढ़ाना है। इसके अंदर बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई जाएंगी जिससे ऑफिशियल्स को साइबर सिक्योरिटी की हेल्थ के बारे में पता चले, इसलिए उनको हेल्थ टूल किट्स दी जाएंगी ताकि वो अच्छे से मैनेज कर सके और इस साइबर खतरे से दूर रह सके।
अच्छा, एक जो पॉलिसी मैंने आपको बताई, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाती हूँ। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रिलीज करा था इस नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 को, ताकि ये जो साइबर स्पेस है उसे सिक्योर कर सके नागरिकों के लिए, दैट इज सिटीजन्स के लिए, इसके अलावा बिजनेसेस के लिए और गवर्नमेंट के लिए। जो मिशन है इस पॉलिसी का वो ये है कि पहला चीज तो हमें इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है साइबर स्पेस में। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि हमें कैपेसिटी और बढ़ानी है जिससे हम इस साइबर खतरों का अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके। तीसरा क्या है कि जो रिस्की एरिया है, जो वल्नरेबल एरिया है, उन्हें हमें और कम करना है। इसके साथ चौथी बात यह है कि इस तरह की इंसिडेंट्स कम से कम हो, इसलिए हमें मिनिमाइज करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इन खतरों को दूर करना है, लोगों के माध्यम से, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन के माध्यम से। ठीक है, तो बात आती है कि उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आइए इस ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं इस पॉलिसी के। सबसे पहला कि हमें एक सिक्योर साइबर इकोसिस्टम को क्रिएट करना है देश के अंदर, जिससे हम अच्छा खासा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आईटी सिस्टम्स के अंदर ला सके और ट्रांजैक्शन जो साइबर स्पेस के अंदर है वो भी अच्छे से कर सके। इससे हमारा आईटी जो है प्रॉपर इन्हांस होगा, अडॉप्शन आईटी का। भाई अगर सबको शक नहीं होगा इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे तो सभी डिपार्टमेंट इकोनॉमी के अंदर इसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि हमें अश्योर करना है, भाई देखो कि हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो इतनी बढ़िया हैं, हमें सबको बताना है और हमें ये पूरी तरह से अश्योरेंस देनी है कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं कि प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, पीपल, अच्छे से सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरी बात कि हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसे और मजबूत बनाना है ताकि हम इस साइबर स्पेस इकोसिस्टम को और सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। चौथी बात ये कि हमें एक नेशनल और सेक्टोरल लेवल जो कि 24 घंटे सातों दिन ऐसा रहे, 24/7 मैकेनिज्म हो, जिससे हमें जो भी जरूरी जानकारी है खतरों से रिलेटेड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के वो मिलती रहे। और ऐसे सिनेरियोज हमें सामने रखने हैं जो प्रॉपर रिस्पांस, रेजोल्यूशन और क्राइसिस मैनेजमेंट हो, एक अच्छे इफेक्टिव प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव और रिस्पांस या रिकवरी एक्शंस के माध्यम से। इसके अलावा हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन और रेजिलियंस जो इंडिया के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसे और अच्छा करना है। कैसे? बाय ऑपरेटिंग 24/7 नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के माध्यम से, और सिक्योरिटी जो भी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें मैंडेटरी कर देना है टू डिजाइन, एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड यूज ऑपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के प्रति। ठीक है, इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो एक अच्छा सूटेबल इंडिजीनियस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रिसर्च के माध्यम से, सोल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च के माध्यम से, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पायलट डेवलपमेंट, ट्रांजिशन, डिफ्यूजन एंड कमर्शियलाइजेशन के माध्यम से, जिससे भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट होगा सिक्योर आईसीटी प्रोडक्ट का, प्रोसेसेस का इन जनरल, और खासकर एड्रेस करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इंटीग्रिटी और बढ़ाने के लिए आईसीटी प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की हमें प्रॉपर टेस्टिंग और वैलिडेशन करना है सिक्योरिटी का ऐसे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ये ऑब्जेक्ट उद्देश्य है। इसके साथ साथ हमें करीब 5 लाख प्रोफेशनल की वर्कफोर्स चाहिए जो स्किल हो और साइबर सिक्योरिटी में अगले 5 सालों में चाहिए। अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट उनका कराना है और ट्रेनिंग करानी है। इसके साथ साथ जो भी पैसा लगता है, फिजिकल बेनिफिट्स जो बिजनेसेस को हैं, ताकि वो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसेस लें, इसके लिए जो भी उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो हमें करनी है। इसके अलावा हमें प्रोटेक्शन करना है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज भी करनी है ताकि सेफगार्ड पॉलिसी रहे, जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका जो डेटा है वो सिक्योर रहे और इकोनॉमिक लॉस कम से कम हो इन साइबर क्राइम या डेटा थेफ्ट के माध्यम से। इसके अलावा एक अच्छा प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हमारे पास होना चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड, ताकि भैया किसी को भी न्याय मिलने में या सजा मिलने में देरी ना हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का अच्छा कल्चर होना चाहिए। एक अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, तीनों मिलकर काम करेंगे, प्रॉपर ऑपरेशनल कोऑपरेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है जिससे हम अच्छी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें, सिक्योरिटी हमारी साइबर स्पेस की, ताकि और इम्प्रूव होती रहे। इसके साथ साथ हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करना है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, कि आप
यहाँ पे एक डेजिग्नेट करिए एक मेंबर को सीनियर मैनेजमेंट के, उसको बनाइए चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स और इनिशिएटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ध्यान रखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ावा देना है कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज को और डेवलप करिए, अच्छे से प्लान बनाइए, अच्छे से स्टैंडर्ड्स और मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करिए, ठीक है, प्रॉपर जो है प्रोसेस हैंडलिंग स्टोरेज करिए बढ़िया से। इसके साथ साथ यहाँ पे इस बात को इंश्योर कराइए कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका खुद का एक थोड़ा सा बजट जो हो, वो पर्टिकुलर बजट साइबर सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स के लिए भी वो अपना रखें, ताकि इस तरह की हालात के लिए उनके पास पैसे की कमी ना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ पे सारे फिजिकल स्कीम्स इंसेंटिव्स इनको प्रोवाइड करे जाएं, ताकि ये अपने यहाँ पे वही वाली बात इंस्टॉल करें, मजबूत बनाएं, अपग्रेड करें अपने इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर सिक्योरिटी के रेफरेंस में। इसके साथ 19th पॉइंट ये है कि हमें जो बार बार साइबर इंसिडेंट्स होते हैं वो बार ना हो, उसके साथ साथ हो ही ना, अकरेंस ही ना हो, ठीक है। और बाय वे ऑफ जैसे इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, तो सबसे फायदा होगा। इसके साथ साथ हमें एक ऐसा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना है जिससे इंफॉर्मेशन शेयर होगी, है ना, फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्सिंग टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड कोऑपरेशन को लेके भी इन रिस्टोरेशन एफर्ट्स। और आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि टू इनकरेज द एंटिटीज को और बढ़ावा देना है कि आप यहाँ पे गाइडलाइंस और ज्यादा अडॉप्ट करिए, जिससे हम एक अच्छा ट्रस्टवर्दी आईसीटी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लेके आए, प्रोक्योर करें और प्रोवाइड करें प्रोक्योरमेंट जो हमारे यहाँ इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड आईसीटी प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं और हम उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इससे सिक्योरिटी का खतरा बहुत कम रहता है ना। मतलब सिक्योरिटी का खतरा रहता ही नहीं है। एक तरह से देखें कि हमारे देश के अंदर जो बाहर से कोई चीज़ आप खरीद के लाओगे तो फिर उसमें क्या, उसने कौन सी चिप बना दी, क्या दे दिया, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मेन फीचर्स थोड़ा समझ लेते हैं कि मेन फीचर्स क्या है इस साइबर सिक्योरिटी नेशनल पॉलिसी के। देखो भाई, फीचर्स में ये है कि हमें ग्लोबल टेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं, है ना, विश्व के भर के अंदर जो बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें अडॉप्ट करना है। दूसरा है ना, उसको प्रमोट करना है। उसके अलावा हमें क्रिएट करना है, मेंटेन करना है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को आईटी सिक्योरिटी प्रोडक्ट के लिए, ताकि प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, वेरिफिकेशन हो एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस। तीसरा कि हमें अवेयरनेस, हमें जागरूकता फैलानी है कि क्या खतरे होते हैं, क्या रिस्की एरियाज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपका जो है सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो है ना, रिलेटेड टू आईटी, तो सबको बताना है। इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें हर जगह करवाने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करना है, ये इसका मेन फीचर है। और पूरे कंट्री में बाय द वे ऑफ कैसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा हमें इनका ये भी जो है मेन फीचर ये भी है कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो अच्छी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे प्रमोट और लॉन्च करना है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम को सिक्योरिटी को लेके साइबर स्पेस की। साथ में लोगों को पढ़ाना लिखाना है सिक्योरिटी से रिलेटेड पब्लिक कैंपेन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ताकि जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हें जागरूकता रहे, अवेयर रहे इन साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से। इसके अलावा एक थिंक टैंक फॉर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इनपुट्स ऐसे क्रिएट करना है जहां डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस भी हों। इसके अलावा बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप भी यहाँ पे डेवलप करने हैं इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी। किसके साथ में? दूसरी कंट्रीज के साथ में। साथ में नेशनल और ग्लोबल कोऑपरेशन को भी बढ़ाना है अमंग द सिक्योरिटी एजेंसीज, सर्ट डिफेंस एजेंसीज एंड फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड जुडिशियल सिस्टम्स। आखिरी में हमें एक ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट करना है जहाँ पे बातचीत हो सके टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में, ठीक है, डायलॉग हो सके विद इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू, ताकि क्या हो, एफर्ट्स जो कि इस रिकवरी के हैं, रेजिलियंस के हैं, सिस्टम्स के प्रॉपर हो सके, जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्ट में आधे घंटे का लेक्चर हो गया ना, तो लास्ट में कहते हैं हम कि असेसमेंट ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। तो असेसमेंट अगर हम देखें, पहली चीज तो सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, इसको यहाँ पे एड्रेस नहीं करा गया, ये एक इसकी कमी है। और दूसरा यहाँ पे जरूरत है कि हम साइबर क्राइम ट्रैकिंग को, साइबर फॉरेंसिक कैपेसिटी बिल्डिंग को भी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी यहाँ क्रिएट करें जहाँ पे शेयरिंग हो, एनालिसिस हो इन्फॉर्मेशन का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। तो ये दो चीजें इनमें और इंक्लूड होनी चाहिए थी।
अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट में, बिकॉज आधे घंटे का लेक्चर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है बहुत बड़ा लेक्चर करने का। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।